पर जरा बता पाए, भारत और बांग्लादेश की हम बात करें। हाँ, अभी क्या है कि बांग्लादेश और इंडिया की नजदीकियां इतनी हैं, और इसका मेन कारण एक है कि जो अवामी लीग के जो पहले थे मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पहले जो फादर थे, तो उनका इंडिया से नजदीकियां बहुत थी। तो अब जो ये कह रहे थे कि जो मुक्ति बाहिनी के जितने भी फाइटर्स थे उनके कि नेक्स्ट ऑफ किन और फैमिली मेंबर्स को जॉब का कोटा मिलना चाहिए, तो बाकी स्टूडेंट्स ये अनुमान लगा रहे थे कि ये जितने भी अवामी लीग से लिंक्ड वेटरन्स की फैमिलीज हैं और इन्हीं को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जा रहा था। तो एक ऐसा माहौल बन गया था कि अगर आप शेख हसीना जी की अवामी लीग की पार्टी के सपोर्टर नहीं है तो आपको सहूलियतें भी कम दी जाएंगी, आपको प्रेफरेंस भी 2 नंबर पे ही रखा जाएगा अगर आप इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। ऊपर से अगर हम देखें तो शेख हसीना जी की जो अवामी लीग है, अब ये उनका चौथा टर्म था, तो मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर 15 साल लगातार अगर आपने रूल किया है तो या तो आप इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग बनेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बांग्लादेश का मेन इकोनॉमिकल स्टे था उनका गारमेंट्स का बिजनेस, जो कोविड के दौरान क्रैश कर गया और सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहां पे हुई, और आईएमएफ से इन्होंने $4.8 बिलियन का मुआवजा लिया, लोन लिया। और अब बात हो रही है कि आर्मी एक है मोहम्मद यूनुस, वो उनके एक ग्रामीण बैंक है बांग्लादेश का बहुत मशहूर, उनके सीईओ हैं, तो वो उनको अब शेख हसीना जी की जगह पे लेके आना चाहते हैं। वो नोबेल प्राइज विनर भी रह चुके हैं 2008 में फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर बैंकिंग एंड हेल्पिंग द पुअर इन बांग्लादेश। तो इनको लाने की बात की जा रही है। तो बेसिकली शेख हसीना की गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं बचा था। फर्स्टली इकोनॉमिकल, उस वक्त मैं ये तस्वीरें भी दिखा रही हूं जहां पर सड़क पर लोगों ने ग्राफिटी से लिखा है, यानी कि उसमें संदेश क्या है, उसमें डेमोक्रेसी, किलर ऑफ डेमोक्रेसी लिख रखा है, उसमें बांग्लादेश स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, आप लोग इसे पढ़ भी सकते हैं, सड़क पर लोगों ने लिख दिया है, और फियर इज कंटेजियस ये भी लिखा हुआ है। अब इसमें सवाल ये है कि जो मैंने जानकारी दी, जो अभी जानकारी थोड़ी देर पहले दी कि किस तरह कोटा को कम किया था बांग्लादेशी सरकार ने, उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू करने के लिए कहा तो शेख हसीना ने उसे लागू कर दिया, लेकिन ये पूरा जो प्रदर्शन है ये शेख हसीना के खिलाफ कैसे बन गया? मैं सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कर्नल नैन कि शेख हसीना को हटाने से किसे फायदा होगा, भारत में इसका क्या असर होगा, इस पर तो हम बात कर ही रहे, लेकिन शेख हसीना हटेंगी, इससे क्या पाकिस्तान का फायदा है? डेफिनेटली देखो, तक पिछले काफी समय से जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते आपस में अच्छे हुए हैं उसमें शेख हसीना का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ। एक साल में 10-10 विजिट किए उसने हमें हिंदुस्तान के अंदर, और कितने करार किए हम लोगों ने आपस में। तो इस बात को पाकिस्तान जैसा देश जो हमसे चिढ़ता है, हमारा दुश्मन है, वो कैसे पसंद करेगा? लिहाजा शेख हसीना तो उसके रडार पे आएंगी आएंगी। मैं मेजर टूर की एक बात को थोड़ा और आगे लेके जाना चाहूंगा, जो ये बता रहे थे कि भाई वहां पे जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट हुआ और सारा कुछ ठप हो गया, तो इस शेख हसीना पे उसका असर क्यों आया? देखिए, ये सरकार, जैसे मेजर तू ने बताया कि 15 साल पहले कर चुकी थी, आगे भी बढ़ गई थी, और लोगों के दिमाग में ये चला गया कि तो रिगिंग करके आए, इस बार कम सीट आनी चाहिए थी, इनका इनकम्बेंसी फैक्टर था। लेकिन इसके बावजूद शेख हसीना की जो कैबिनेट थी, जो लोग थे, उनके अंदर गुरूर बहुत ज्यादा था, घमंड बहुत ज्यादा था, और वो लोगों को ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे थे, इसलिए गलत इंप्रेशन लोगों में बढ़ता जा रहा था, जिसका फायदा जमाते इस्लामी ने या फिर कट्टरपंथी जो लोग थे वो, और जो कि दूसरी विपक्ष पार्टी है, उन लोगों ने इसका फायदा उठाया, और यह हालत यहां तक पहुंची। रही बात सेना की, जैसे कि आपने बोला 15 दिन हो गए, ना कहीं पे बैरिकेड लग रहे हैं, ना कहीं पे कुछ हो रहा है, आने दो, सबको आने दिया जा रहा है, तो सिक्योरिटी एजेंसी कर क्या रही थी? What were they doing there? Exactly, कर्नल नैन, मैं यही पूछ रही हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सीधे, सेना ने यह कहा कि आप देश छोड़कर चले जाइए,
उन्होंने फायर ओपन नहीं किया प्रदर्शनकारियों पर, प्रोटेस्टर्स पर। उन्होंने उन्हें नहीं रोका, बल्कि शेख हसीना को कहा आप देश से निकल जाइए। अब मैं इसको किसी भी देश की स्थिति पर लागू करके देखना चाह रही हूं, क्योंकि इस वक्त बड़ी ऊहापोह की स्थिति अलग अलग देशों में मची हुई है। लेकिन क्या देखिए, हाँ बोलिए सर। फायर करना गलत हो जाता है, जैसे मेरे तूर बोल रहे थे। नहीं, वो ठीक है। भीड़ बहुत ज्यादा थी, ये स्टेज नहीं थी उसको संभालने की, वो स्टेज गुजर चुकी थी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, लेकिन अगर वो स्टेज गुजर गई है, सर मेरा सीधा ये कहना है कि मिलिट्री अगर देश में है तो एक चुनी हुई सरकार और उनका सरकार का नेतृत्व कर रही जो नेता हैं, उनकी सिक्योरिटी भी मिलिट्री के हवाले है एक तरह से। लेकिन मिलिट्री ने उन्हें कहा कि आप निकल जाइए, और उसके बाद एक और सरकार का गठन 48 घंटे के अंदर होगा, ये कहा जा रहा है। मैं एक बार जरा एक बड़ी खबर बताऊं, फिर मेजर जनरल सिवाच का मुझे कहा जा रहा है ऑडियो ठीक हो गया है, मैं उनके पास जाऊंगी। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन होगा, 10 सदस्यीय अंतरिम सरकार बनेगी और सलीमुल्लाह खान, आसिफ नजरुल होंगे शामिल। ये नाम हमारे पास आ रहे हैं। ये बांग्लादेश की सरकार में जो लोग संभावित नाम हैं, उनके नाम आ रहे हैं। अब मैं ये भी आपको बताऊं कि एक और खबर हमारे पास आ रही है कि शेख हसीना का जो विमान जब लैंड किया है, तो भारतीय विमान किस तरह से वहां एक्शन में आ गए हैं, वो खबर भी जरा चला दीजिए। क्योंकि जैसे ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, एक्स पीएम कहना चाहिए, वहां पर पहुंची, वायुसेना की नजर लगातार उनके विमान पर बनी हुई थी, और हसीना का विमान आते ही लड़ाकू विमान वहां पर उतर गए। अब C-130J के साथ उड़ रहे थे फाइटर जेट्स, भारतीय लड़ाकू विमान C-130J के साथ वायुसेना के जवान किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार थे। अब मेजर जनरल सिवाच, ये इस वक्त भारत की जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। पहला तो पड़ोसी मुल्क में इस तरह के हालात बन गए, और दूसरा उनकी अब एक्स पीएम, क्योंकि वो इस्तीफा देकर आई हैं, वो इस वक्त भारत में। अब ये पता नहीं, कहा जा रहा है वो लंदन जाएंगी यहां से, लेकिन इस वक्त उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की। देखो, सच्चाई है कि भारत के साथ बांग्लादेश के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और भारत के बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे होने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जो शेख हसीना के जो 15 साल थे, उसमें भारत और बांग्लादेश की दोस्ती बहुत बड़ी है। इकोनॉमिक रिलेशन भी हुए, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप हुए, 1965 की जो हमारी रोड कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी वो भी हुई। तो भारत के लिए सबसे बड़ी बैट थी शेख हसीना। मगर ये सच्चाई है, क्योंकि शेख हसीना की जो गवर्नमेंट वो रिजाइन कर चुकी है, वो भारत में हैं, और ये भी सच्चाई है वो भारत में नहीं रहना चाहेंगे, ना भारत उनको रखना चाहेगा। क्योंकि सच्चाई है कि आक्रोश जो है, जो देश को रखता है, क्योंकि भारत एक बिल्कुल नज़दीक है बांग्लादेश में, और आज एंटी जो शेख हसीना जो सेंटिमेंट है, इसलिए वो लगता है या तो फिनलैंड या लंदन जाएंगी, क्योंकि वो भारत में है, उनकी सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, मैं एक बार सर, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, इसलिए मुझे बताना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये इस वक्त का बड़ा डेवलपमेंट है। प्रधानमंत्री को इस पूरी सिचुएशन के बारे में ब्रीफ करने के लिए पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद भवन के पीएम ऑफिस में। इस वक्त ये मुलाकात चल रही है, बांग्लादेश के हालात पर ये चर्चा हो रही है, क्योंकि शेख हसीना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शेख हसीना इस वक्त भारत में है, और शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंची हैं। इस पूरे हालात पर ब्रीफ करने, उन्हें जानकारी देने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर पहुंचे हैं। ये मुलाकात इस वक्त संसद भवन के पीएम हाउस में हो रही है, पीएम ऑफिस में हो रही है, ये आपको बता दूं।